हे दिस इज़ डॉक्टर सुनील और आज हम बात करने वाले हैं ऐसे केसेस के बारे में जहाँ पर बच्चों के दांत गिरने के बाद जो परमानेंट सेट होता है वो नहीं आ पाता है, या फिर कुछ दांत जो होते हैं बच्चों में वो इरप्ट नहीं हो पाते हैं। हालांकि वो दांत मुंह में प्रेजेंट होते हैं लेकिन वो इरप्ट नहीं हो पाते हैं। ऐसे में जो पेरेंट्स होते हैं वो काफ़ी परेशान होते हैं कि बच्चे का दांत आ नहीं रहा है। तो इसकी वजह से बच्चों में एक तो अनअट्रैक्टिव इशू रहता है कि वो एस्थेटिकली अच्छे नहीं दिखते हैं, क्योंकि मोस्ट कॉमनली जब आगे के दांत मिसिंग रहते हैं या फिर नहीं आते हैं तो बच्चा अनअट्रैक्टिव दिखता है। साथ में स्पीच डिफ़िकल्टीज़ बच्चों में देखी जाती है कि कुछ वर्ड्स जो होते हैं वो बच्चे नहीं बोल पाते, जैसे एस वर्ड है वो बच्चे नहीं बोल पाते हैं क्योंकि जो सेट है दांत का वो नहीं आ पाया है। इसके साथ ही बच्चों का सेल्फ एस्टीम लो होने लगता है, उनको कॉन्फिडेंस का इशू आने लगता है, वो आगे नहीं आ पाते, उनको हंसने में प्रॉब्लम होती है या फिर उनको ऐसा लगता है कि लोग उनको जज कर रहे हैं। तो बच्चों में साइकोलॉजिकल चेंजेस भी देखने को मिलते हैं। इसके साथ में एक प्रॉब्लम और होती है कि सपोज़ अगर उनका लोअर सेट आ चुका है, लाइक सबसे पहले जो दांत आता है वो लोअर सेंट्रल इंसाइजर्स आते हैं, ठीक है। तो परमानेंट लोअर इंसाइजर्स इरप्ट होने के बाद 6 महीने के अंदर अगर अपर सेंट्रल इंसाइजर इरप्ट नहीं होते हैं तो उस कंडीशन में ये होता है कि जो नीचे के दांत होते हैं वो सुप्रा इरप्ट होने लग जाते हैं। तो चांसेस ये रहते हैं कि वो नीचे वाले दांत सुप्रा इरप्शन में चले जाएं, यानी कि वो एक्स्ट्रा इरप्ट हो जाएं, क्योंकि उनको रोकने के लिए जो उनका कॉन्ट्रालेटरल टीथ है वो प्रेजेंट ही नहीं है, तो इसलिए वो लोअर के टीथ सुप्रा इरप्शन में चले जाते हैं। और आज के टाइम में ये जो प्रॉब्लम है ये मोस्ट कॉमनली देखी जा रही है बच्चों के अंदर। अब इसका रीज़न क्या है? इसके दो रीज़न हैं, या तो हेरिडिटी की वजह से ये होता है या फिर किसी एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से होता है। हेरिडिटी फैक्टर्स का मतलब ये है कि जैसे क्लेफ्ट लिप या फिर क्लेफ्ट पैलेट के साथ बच्चा पैदा हुआ था, या फिर उसको एक प्रॉब्लम थी जिसे हम जिंजाइवल फाइब्रोमेटोसिस कहते हैं। फाइब्रोमेटोसिस का मतलब ये रहता है कि जो जिंजाइवा होती है उसके अंदर फाइबर्स का एक्यूमुलेशन हो जाता है, सरल भाषा में ऐसे समझ सकते हैं। इसके साथ ही एक और मोस्ट कॉमन रीज़न ये है कि टूथ और टिश्यू का रेशो है वो डिफरेंट है। ये सबसे ज़्यादा कॉमनली पाया गया है। टूथ और टिश्यू का रेशो कैसे? टिश्यूज़ है यानी कि जो दांत को सराउंडेड करती हुई जिंजाइवा है वो थिक है काफ़ी, तो जो दांत है वो उसको पियर्स करके बाहर नहीं आ पा रहा है या फिर वो इरप्ट नहीं हो पा रहा है। इसके साथ जैसे अगर हेरिडिटी नहीं है तो कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी इसमें अपना रोल प्ले करते हैं। बोन डिजीज़, ट्रॉमा या फिर रिटेन डेसिडियोस, इसका मतलब कि दूध का दांत गिरा ही नहीं है एक सर्टेन एज होने के बाद, तो परमानेंट दांत आ ही नहीं पाया है, ठीक है। तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। तो जैसा कि मैंने बताया, मोस्ट कॉमनली जो प्रॉब्लम देखी जाती है इरप्ट ना होने की वो ये रहती है कि जो टिश्यू फ्लैप होता है जो दांत को सराउंड किए होता है वो काफ़ी थिक होता है, तो दांत उसको पियर्स करके बाहर नहीं आ पाता है, इस वजह से ये प्रॉब्लम देखी जाती है। तो अब इसको ठीक कैसे किया जाता है? इसको ठीक करने के लिए सबसे पहले एग्जामिनेशन किया जाता है कि क्या एग्जैक्टली जो परमानेंट दांत है जो इरप्ट हुआ नहीं है वो एग्जैक्टली मुंह में प्रेजेंट है भी या नहीं। तो एक्सरे के ज़रिए इसको कंफर्म किया जाता है। एक्सरे के अलावा एक और डिवाइस होता है जिसको कहते हैं फाइबर ऑप्टिक ट्रांस इल्यूमिनेटर। ये एक तरीके की लाइट होती है। इस लाइट को हम मुंह के अंदर जलाते हैं, जिसकी वजह से हमें उस दांत का शैडो दिख जाता है जो कि अभी इरप्ट नहीं हुआ है। तो इससे हम कंफर्म कर लेते हैं कि क्या एग्जैक्टली दांत प्रेजेंट है भी या नहीं। ट्रीटमेंट में अगर रिटेन डेसिडुअस है कि अगर दूध का दांत गिरा ही नहीं है एक सर्टेन एज होने के बाद, अगर दूध का दांत नहीं गिरा है तो हम उसको निकालते हैं ताकि जो परमानेंट टूथ है वो आ सके। इसके अलावा अगर टूथ एंड टिश्यू रेशो में डिफरेंस है, यानी कि जो फ्लैप है जो उस दांत को कवर किए हुए हैं उसको हम सर्जिकली रिमूव करते हैं। किस तरीके से सर्जिकली रिमूव किया जाता है अभी हम देख सकते हैं। तो इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले लोकल एनेस्थीसिया का इंजेक्शन देते हैं, यानी कि उस एरिया को सुन्न करते हैं जहाँ से हमें इस टिश्यू फ्लैप को हटाना है। जैसे ही वो सुन्न हो जाता है उसके बाद एक ब्लेड की हेल्प से, बीपी नाइफ की हेल्प से हम इसको कट करते हैं। कट करने में ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं होती है क्योंकि यहाँ पर इतनी ज़्यादा ब्लड सप्लाई प्रेजेंट नहीं होती है, तो ब्लीडिंग यहाँ पर नहीं होती है ज़्यादा।
तो हम इस फ्लैप को कट कर देते हैं और अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको हैंड टू हैंड दांत देखने को मिल जाता है, यानी कि जो दांत अभी इरप्ट नहीं हुआ था अब वो हमें दिख रहा है और थोड़े टाइम बाद ये दांत पूरी तरीके से इरप्ट हो जाता है, क्योंकि इसको रोकने के लिए वो टिश्यू फ्लैप जो था वो काफ़ी थिक था और जैसे ही हमने उस टिश्यू फ्लैप को हटा दिया वहाँ से वो टूथ इरप्ट होने लग जाता है। मोस्ट कॉमनली ये प्रॉब्लम आगे के दांतों में ही देखी जाती है। और यहाँ पर हम एक और फैक्टर को कंसिडर करते हैं कि अगर बच्चे की एज 9 साल या उससे ऊपर हो चुकी है और उसके अभी तक आगे के दांत इरप्ट नहीं हुए हैं, यानी कि सेंट्रल इंसाइजर्स और लेटरल इंसाइजर्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, अगर वो इरप्ट नहीं हुए हैं तो हमें इमीडिएट एक्शन के साथ वहाँ पर इस टिश्यू फ्लैप को हटाकर उन्हें इरप्शन के लिए स्पेस और विंडो प्रोवाइड कर देनी चाहिए ताकि वो इरप्ट हो जाए। क्योंकि अगर 9 साल से ऊपर हम इसे डिले करते हैं तो यहाँ पर माल अलाइनमेंट का इशू हो सकता है, यानी कि दांतों का टेढ़ा मेढ़ा होना, ये इशू हो सकता है बच्चों को आगे चल के। सो आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा कि बच्चों को ये प्रॉब्लम क्यों होती है और इसका ट्रीटमेंट कैसे पॉसिबल है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज का वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। दिस इज़ डॉक्टर सुनील साइनिंग ऑफ।